बाबूजी, मुरलीधर ने बड़े धैर्य से नम्र स्वर में कहा, आप भूल गए, आपका बहुत ऋण बाकी है अभी तो मेरे ऊपर। फिर उन्होंने एक लिफाफा निकालकर बढ़ाते हुए कहा, इसमें पूरे 3000 रुपये हैं। अब 4100 रुपये हो गए। और साहब, इसमें मेरी बेटी के भाग्य की रेखा भी है, उसे संभाल कर रखिएगा। चले जाओ यहाँ से, अपनी मनहूस सूरत दिखाने की बजाय किसी और के हाथ भेज दिया करो। तुम्हारे 1 रुपये की भी बेईमानी नहीं करूँगा मैं। फिर चंद्रमोहन ने दरवाजा फटाक से बंद कर लिया। बड़बड़ाते हुए मुड़े तो सामने हिमावती खड़ी नजर आई, जिनकी आंखों में लाली तैर रही थी। चेहरा उतरा हुआ था। चंद्रमोहन ने बुझे बुझे स्वर में पूछा, कहीं जा रही हो? हाँ, दुर्गा बहन के घर में कीर्तन है। मैं स्वयं अपने घर कीर्तन कराऊंगी जब आप पर से केस समाप्त हो जाए। मैं शायद सुबह तक लौट आऊंगी। उस मनहूस को खाना देती जाना। चंद्रमोहन ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं सक्सेना साहब के यहाँ जाऊंगा, उन्होंने ही जमानत ली है। मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। आज शायद वो मुझे अपने घर भी वेस्टर्न रेलवे के जीएम के सेक्रेटरी से मिलवाएंगे। भगवान करे शुभ समाचार लाओ। जब से इस पनवती की छाया पड़ी है, घर का सारा सुख चैन छिना जा रहा है। मैं तो कहती हूँ क्यों ना इसे इसके बाप के घर भेज दो। नहीं, चंद्रमोहन ने बड़े कड़वे स्वर में कहा, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। इसने और इसके पिता ने जिस तरह मुझे बर्बादी के रास्ते पर डाला है, मैं भी इन लोगों को चैन से नहीं बैठने दूंगा। फिर उन्होंने लिफाफा हिमावती को देकर कहा, यह उसी तांगे वाले की लाई हुई रकम में रख देना। हिमावती लिफाफा लेकर अंदर चली गई। दूसरी ओर अंदर माधवी ने कमरे में से मुरलीधर की आवाज सुनी थी तो तड़प गई थी। 2 महीने से अधिक बीत गए थे पिताजी को देखे हुए, जिनके सीने पर सिर रखे रखे उसने होश संभाला था, जिनकी स्नेहमयी छाया में उसे माँ की ममता भी मिली थी, जिन्होंने कभी उसे किसी बात पर डांटा तक नहीं था और जिन्होंने उसकी खुशी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उनकी वह सूरत तक नहीं देख सकती थी। माधवी बिस्तर पर बैठी बैठी घुटनों में मुंह छुपाए सिसक सिसक कर रोती रही। रात के लगभग 10 बजे होंगे। माधवी बिस्तर पर लेटी एकटक खिड़की की ओर देख रही थी। उसने खिड़की के पट भी खोल रखे थे। सलाखों से बाहर खुला आकाश दिखाई दे रहा था, जिस पर तारों का जाल सा बिछा हुआ था। नलिन रोज इन्हीं सलाखों के बाहर नजर आता था। शुरू में माधवी ने उसे मना भी किया था कि वो इतना बड़ा खतरा मोल न लिया करे, लेकिन नलिन ने उसकी बात नहीं मानी थी। और अब तो स्वयं माधवी भी आदी हो गई थी घंटों की कमरे में कैद। ये चंद क्षण ही उसके लिए संतोष और खुशी लाते थे जब नलिन उससे मिलने आता था। माधवी के दिल पर आज एक अजीब सा बोझ था। जब से उसने मुरलीधर की आवाज सुनी थी, दिल की तड़प समाप्त नहीं हुई थी। यही जी चाहता था किसी तरह एक बार मुरलीधर को देख ले, उनके सीने से लग जाए। वो इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि अचानक उसे सलाखों के बाहर एक छाया सी नजर आई और उसका दिल एकाएक खुशी से धड़क उठा। वो जल्दी से उठी और झपट कर खिड़की के पास पहुंची जहां नलिन पहुंच गया था। नलिन ने अब रस्सी का एक झूला सा बना रखा था, जिस पर वो आराम से बैठा रहता था और वापसी में झूले को पेड़ के पत्तों में छुपा जाता था। माधवी नलिन के पास पहुंची और नलिन ने सलाखों में से हाथ निकालकर माधवी के हाथ थाम लिए। माधवी ने उसके दोनों हाथ चूम लिए और भर्राई हुई आवाज में बोली, नाथ, अब मुझसे ये कैद सहन नहीं होती। चिंता मत करो, शायद अब बहुत जल्दी तुम्हें इस पिंजरे से छुटकारा मिल जाएगा। नलिन ने मुस्कुराकर उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर कहा, मगर कैसे होगा ये चमत्कार? क्या तुम्हें मालूम नहीं बाबूजी के साथ क्या हुआ है? मालूम है वे लोग इस मुसीबत की जिम्मेदारी मेरे पिनवत होने पर लगाते हैं, मगर यही मुसीबत अब उन्हें झुकने पर मजबूर कर देगी। विशेष रूप से ये खुशखबरी सुनने के बाद कि मैं इसी हफ्ते के अंदर अंदर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बन जाऊंगा।